हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की पुस्तक से वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हम 2 सीरीज इस टॉपिक्स वाइज सीरीज में पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम उत्तराखंड के आदिनिवासी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और फिर से वही कहूँगा दोस्तों कि डिटेल्स में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में वीडियोज हैं, उनको देख लो। यहाँ पर हमें क्वेश्चन फॉर्मेट में ये चीज़ें कवर अप करते हुए चलनी है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लग रहे हैं वो मैं आप लोगों को करवाते हुए चल रहा हूँ। इसके बाद में अगली वीडियो में दोस्तों हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। हमारा थोड़ा बहुत कुलिंद राजवंश का, थोड़ा बहुत कार्तिकेयपुर राजवंश के क्वेश्चन रहेंगे। और जो उसका अगला पार्ट आएगा फिर उसमें हम पूरा अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। और ओरली जितने भी फैक्ट हमारे इंपॉर्टेंट बनेंगे वो मैं आपको कराते हुए चलूंगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी ऑनलाइन कोर्स या प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमने उत्तराखंड की टॉपिक वाइज सीरीज दोस्तों डाली हुई है। और वहां पर आप इस प्रकार के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑप्शन वाइज मीडियम से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड आने वाला प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड आने वाला प्रथम प्रजाति समूह कोल जाति समूह को जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग इतिहासकारों के अकॉर्डिंग अलग अलग है हमारा। कुछ इतिहासकार हमारा किरात को मानते हैं उत्तराखंड की प्रथम जाति या प्रथम प्रजाति समूह, और कुछ इतिहासकार हमारा कोल को मानते हैं। लेकिन आयोग ने भी कोल आंसर माना है। शिव प्रसाद डबराल भी कोल को मानते हैं, तो इसलिए आपको भी कोल को ही मानना है कि उत्तराखंड आने वाला प्रथम प्रजाति समूह कौन सा था? कोल था। या उत्तराखंड में का प्रथम पूरा प्रजाति समूह कौन था? कोल था। किसके अनुसार? शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार, ठीक है। या उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी मानी जाती है? तो कोल को ही उत्तराखंड के सबसे प्राचीन जाति के रूप में जाना जाता है। और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी ने उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति या मूल जाति मानते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस प्रजाति का वर्णन साहित्य ग्रंथों में मुंड या सबर नाम से मिलता है? तो उत्तराखंड की कोल प्रजाति का वर्णन साहित्य में मुंड या सबर नाम से मिलता है। किस नाम, कौन सी प्रजाति का? कोल प्रजाति का। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। और कोल, किरात, खस, शक के ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, आप सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार हिमालय क्षेत्र या उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन सी है? कोल है। कोल और किरातों की भाषा कौन सी है? तो मुंडा भाषा मानी जाती है कोल और किरातों की। वहीं आपसे प्रश्न बन सकता है कि कोल या किरात जो जाति थी वह क्या करते थे? तो कृषि व्यवसाय से संबंधित जाति के रूप में इसे जाना जाता है, और प्रकृति पूजा पर भी ये विश्वास रखती थी। अगला प्रश्न, शिव प्रसाद डबराल ने किसको उत्तराखंड की पूरा प्रजाति बताया है? कोल या मुंडे को। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य विद्वान ग्रियर्सन ने गढ़वाल कुमाऊं की आदि निवासी जाति किसको माना है? तो किरातों को माना है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रियर्सन के अनुसार गढ़वाल एवं कुमाऊं के आदि निवासी कौन थे, या उत्तराखंड के प्रथम निवासी कौन थे, या उत्तराखंड की प्रथम जाति कौन सी थी, वो थी किरात। और किरातों की भाषा भी कौन सी थी? किरातों की भाषा भी मुंड ही थी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहकर संबोधित किया गया? भिल्ल कहकर संबोधित किया गया है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया, क्या भिल्ल कहकर संबोधित किया गया है? किन पुराणों में किरात राज्य व किरात भूमि का वर्णन किया गया है? तो मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण में किरात राज्य या किरात भूमि का वर्णन किया गया है। और जो हमारा महाकवि कालिदास का रघुवंश महाकाव्य है, इसमें भी दोस्तों किरातों का वर्णन किया गया है। बाणभट्ट का जो कादम्बरी महाकाव्य है उसमें भी किया गया है। वराहमिहिर की जो रचना है वराहमिहिर संहिता या वाराही संहिता, उसमें भी हमारा इस क्षेत्र में किरात वंश के लोगों के रहने के हमें प्रूफ मिलते हैं। और वहीं जो यूनानी राजदूत था हमारा मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज ने भी अपनी रचना इंडिका में इस क्षेत्र में किरातों के आधिपत्य के बारे में बात करी हुई है। तो मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, कादम्बरी, रघुवंशम और भीष्म पर्व, वन पर्व और इसके साथ में जो इंडिका है, इन ग्रंथों में या पुस्तकों में हमें उत्तराखंड के इस क्षेत्र में किरात जाति के निवास के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में किसका वर्णन मिलता है? तो किरात, उत्तराखंड के क्षेत्र में किरातों का वर्णन मिलता है। उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख को खोजने का श्रेय किसको जाता है? तो उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख को खोजने का श्रेय जॉन फॉरेस्ट को जाता है, ठीक है। और 1860 में इन्होंने अशोक के शिलालेख की खोज की थी। अशोक का शिलालेख कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कालसी में स्थित है। कब का है? 257 ईस्वी का 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है किसका? अशोक का, ठीक है। कहाँ से मिला है? कालसी से मिला है। और अशोक के कालसी शिलालेख के अनुसार इस क्षेत्र में किसका आधिपत्य माना जाता है? मौर्य वंश का आधिपत्य माना जाता है। और अशोक के कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट ने की थी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग इसमें किया गया है। और जो एक कालसी नामक स्थान है, यह देहरादून जनपद में स्थित है। यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर यह स्थित है। देहरादून में कालसी से प्राप्त हुआ था, ठीक है। कालसी का प्राचीन नाम क्या था? कालकूट था। कालकूट के साथ साथ ही कालसी के प्राचीन नाम के रूप में हम क्या सुधनगर को भी जानते हैं। तो प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, भी हाल ही में कनिष्ठ सहायक के एग्जाम पेपर में, कि कालकूट किसका प्राचीन नाम था? कालकूट की पहचान किसके रूप में की जाती है? तो कालसी को ही कालकूट नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
कालस्य विलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें इस क्षेत्र के निवासियों को पुलिंद कहा गया है और इस क्षेत्र को पूरा अपरांत कहकर संबोधित किया गया। और ये कालसी जो है यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर देहरादून में स्थित है। कालसी का प्राचीन नाम कालकूट या सुधनगर था। अगर उसने देहरादून जनपद के अवाड़ी गांव से किसकी मृण मुद्रा प्राप्त हुई है, तो देहरादून जनपद के अवाड़ी ग्राम से भद्रमित्र की सुंगकालीन मुद्रा प्राप्त हुई है। किसकी? भद्रमित्र की सुंगकालीन लिपि की मुद्रा हमारी प्राप्त हुई है। क्या? भद्रमित्र की। तो प्रश्न बन सकता है देहरादून जनपद के अवाड़ी ग्राम से किसकी मृण मुद्रा प्राप्त हुई है, तो भद्रमित्र की सुंगकालीन मुद्रा प्राप्त हुई है। कोल के बाद उत्तराखंड में किस का आधिपत्य हुआ था, तो कोल के बाद में उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य हुआ था, जिसे किन्नर या कीर भी कहा जाता था। ठीक है। गिरीसन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति किरात है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है। किस ग्रंथ के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से विल्लव केदार नामक स्थल पर युद्ध किया था? तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार दोस्तों किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से विल्लव केदार नामक स्थान पर युद्ध किया था। कहाँ पे? विल्लव केदार नामक स्थान पर। विल्लव केदार नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, जिसे वर्तमान में शिव प्रयाग भी कहा जाता है? तो विल्लव केदार हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर विल्लव केदार। और इसी विल्लव केदार नामक स्थान पर किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था, ऐसा माना जाता है। तो विल्लव केदार को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? शिव प्रयाग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कालिदास के रघुवंश काव्य था बाणभट्ट की कादंबरी में उत्तराखंड क्षेत्र में किसका वर्णन मिलता है, तो किरातों का वर्णन मिलता है। महाभारत के वन पर्व तथा भीष्म पर्व में उत्तराखंड में किस जाति का उल्लेख मिलता है? किरात वंश या किरात जाति का उल्लेख मिलता है। किरातों के बाद उत्तराखंड में किस जाति का उल्लेख मिलता है, तो किरातों के बाद उत्तराखंड में खस जाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और जो वर्तमान में शिल्पकार जाति के लोग हैं दोस्तों, उन्हें किरातों का ही वंशज माना जाता है। तो किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का वर्णन मिलता है। ठीक है। किस ग्रंथ के अनुसार खस जाति के लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे, तो महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस जाति के लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। खसों को शूद्र वर्ग में कब शामिल किया गया था? 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था। घर जमाई रखने की प्रथा, टिकुआ प्रथा, जटेला प्रथा तथा पशुबलि प्रथा किस जाति में प्रचलित थी, तो खस जाति में प्रचलित थी। टिकुआ प्रथा, घर जमाई की प्रथा, जटेला प्रथा और पशुबलि प्रथा। खस जाति मूलतः मानी जाती है क्या? गुप्तकालीन मानी जाती है खस जाति। ठीक है। और खसों को आर्यों का वंशज भी माना जाता है। तो खसों को किसका वंशज माना गया? आर्यों का वंशज माना जाता है। किसके अभिलेखों में अशोक चलन नामक राजा को खस देश का राजा कहा गया है, तो बंगाल के पाल शासकों के अभिलेख में अशोक चलन नामक राजा को खस देश का राजा कहा गया है। ठीक है। और अशोक चल का हमें दोस्तों एक क्या त्रिशूल लेख भी मिला है, कहां से? गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर से। बृहद संहिता में खसों को क्या कहा जाता है? बृहद संहिता में खसों को तंगा कहा गया है। क्या? तंगा कहा गया है, याद रखना दोस्तों आपको। ठीक है। या खसियों को तंगा कहा गया है। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में किसका शासन था? तो राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार दोस्तों उसके समय पर इस क्षेत्र में किसका? खसाधिपति का शासन था, जिसके कारण हमें पता चलता है कि खसों के द्वारा भी उत्तराखंड में शासन किया गया था। ठीक है। तो राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांसा में कार्तिकेयपुर के शासक खसपति का उल्लेख है। इसी कारण का ये प्रश्न बनाया कि कार्तिकेयपुर जो हमारा राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय जो हमारा कार्तिकेयपुर है या मध्य हिमालय का क्षेत्र है, कार्तिकेयपुर नगर में किसका राज्य था? तो खसाधिपति का राज्य था, या खसपति का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। राहुल सांकलन के अनुसार शक किसका अपभ्रंश है? तो खसों का अपभ्रंश शक माना जाता है। खस के बाद ही हमारे क्या आए? शक आए, ऐसा माना जाता है। ठीक है। उत्तराखंड के अधिकांश सूर्य मंदिरों से किस जाति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो शकों के प्राप्त होते हैं क्या? साक्ष्य सूर्य मंदिरों से। ठीक है। ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में ये बन सकता है आपका कि राहुल सांकलन के अनुसार कि जो ये शक थे किसके अपभ्रंश थे? तो खसों के अपभ्रंश थे। और सूर्य मंदिरों की जो हमारे अधिकांश सूर्य मंदिर मिले हैं, इसे किस जाति के साक्ष्य के रूप में जाना जाता है? तो शक जाति के साक्ष्य के रूप में इसे जाना जाता है। और वहीं दोस्तों आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारे शक थे वह कौन किस प्रकार की जनजाति थी, तो पशुपालक जाति के रूप में इसे जाना जाता है, पशुपालक जाति के रूप में जाना जाता है। तो इतने पॉइंट दोस्तों हमारा इंपोर्टेंट थे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और भी कई सारे पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि राहुल सांकलन ने किरातों की पहचान भोटिया जनजाति से की है या मंगोलाइट से की हुई है। और वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रिशु जन का शासन था, त्रिशु जन का शासन था, ये मैं आपको करा चुका हूँ पहले। और शिव प्रसाद डबराल, राहुल सांकलन, भजन सिंह के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कोल थी, जिन्हें प्रकृति पूजक या प्रकृति की पूजा करने वाला जाना जाता था, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग वो डिटेल वाली वीडियो में देख सकते हैं। बाकी मुझे जो जो भी पॉइंट इंपोर्टेंट लगे थे वो मैंने आपको यहाँ पे लगभग करवा दिए हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति दोस्तों कौन सी? भोटिया जनजाति। जाति कोल
या किरात, और जनजाति दोस्तों भोटिया। तो कोल और किरात में से फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कोल को ही देनी है दोस्तों, क्योंकि आयोग कोल को पहले आंसर दे चुका है, ठीक है। बाकी अगर राइटर्स के नाम दे के पूछा जाएगा, शिव प्रसाद डबराल के अकॉर्डिंग कोल और गिरियसन के अनुसार किरात, ठीक है। और जो हमारे अधिकतर जो ग्रंथ हैं वो अभी किरातों की पुष्टि इस क्षेत्र में करते हैं। तो भोटिया की एक शाखा थी दोस्तों क्या, सौका, ठीक है। तो सौका प्रजाति किससे संबंधित है, तो भोटिया जनजाति से संबंधित है सौका प्रजाति। सौका हुणिया व्यापार आपने पढ़ा होगा, सौका हुणिया व्यापार। हुणिया यानी कि तिब्बती और सौका यानी कि जो सौका लोग यहाँ पे रहते थे, भोटिया लोग, ठीक है, भोटियाओं की शाखा जो हमारा धारचूला या पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो भोटिया जनजाति है। किस प्रजाति को एक व्यापारिक प्रजाति कहा जाता है, तो सौका प्रजाति को एक व्यापारिक प्रजाति कहा जाता है, क्योंकि ये तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। काली नदी घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति को क्या कहा जाता है, जो 1962 तक तिब्बत से व्यापार करते थे, तो काली नदी घाटी में रहने वाली भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है, और ये 1962 तक तिब्बत से व्यापार करते थे। भोटांतिकों के समूह को क्या कहते हैं, कुंच कहते हैं भोटांतिकों के समूह को। किस वर्ष से तिब्बत अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई थी, तो 1914 में भोटिया जाति को या सौकाओं को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई थी अंग्रेजी तिब्बत समझौते के तहत। भोटांतिकों की उपजाति किसमें विभक्त थी, तो भोटांतिकों की जो उपजाति थी वह राठ या संगोत्र में विभक्त थी, ठीक है। और राठ को जो भोटिया लोग थे वह बिरादरी का सूचक मानते थे। तो भोटियाओं की उपजाति किस में विभक्त थी, तो राठ या संगोत्र में विभाजित थी, और इसी राठ या संगोत्र को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। गरब्याल, गुंजियाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती उपजातियां किसकी हैं, तो ये भोटांतिकों यानी कि भोटियाओं की उपजातियां क्या, गरब्याल, गुंजियाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, ठीक है। अगला प्रश्न है, रणबड़ प्रथा का संबंध किससे है, तो रणबड़ प्रथा का संबंध भी भोटिया जनजाति से ही है, और सौकाओं से मेनली इसका संबंध माना जाता है, और दारमा और ब्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों से रणबड़ प्रथा का संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न है, भोटिया लोग किस देवता की पूजा वर्षा के देवता के रूप में करते थे, तो घुरमा देवता की पूजा भोटिया लोग या सौका लोग वर्षा के देवता के रूप में करते थे। भोटिया लोग किस देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के संबंध में करते थे, तो भोटिया लोग घबला देवता की पूजा संपत्ति या व्यापार के संबंध के रूप में करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तिलका देवी देवस्थल किस जनपद में स्थित है, तो टिहरी में स्थित है क्या, तिलका देवी देवस्थल। चौपकिया मेला किस जनपद में लगता है, तो पिथौरागढ़ में दोस्तों चौपकिया मेला लगता है। अगला प्रश्न है, काली कुमाऊं का मुसलोनी किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का मुसलोनी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि दिखनौरी प्रथा उत्तराखंड के किस जनजाति में प्रचलित है, तो दिखनौरी प्रथा उत्तराखंड की थारू जनजाति में प्रचलित है। कौन सी जनजाति में, थारू जनजाति में प्रचलित है। इसी के साथ दोस्तों एक से दो क्वेश्चंस और हैं कि भद्रदास देवता का मेला किस जनपद में लगता है, देहरादून में लगता है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमारे मुद्रा से संबंधित भी है, वो मैं आपको करा देता हूं। देखिए, उत्तराखंड में मूर्ति पीठिका लेख कहां से मिले, अगर आपसे प्रश्न पूछा है उत्तराखंड में मूर्ति पीठिका लेख कहां से मिले हैं, तो देवलगढ़ तथा कोलसारी, देवलगढ़ तथा कोलसारी से हमें मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं। ऐसे प्रश्न ही बनता है कि उत्तराखंड में मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख कहां से मिले हैं, तो गोपेश्वर से हो गया, और कालीमठ से हो गया, केदारनाथ से हो गया, ये मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक प्रश्न और आता है कि खस कुटुंब नियम जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, खस कुटुंब नियम पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन, लक्ष्मीदत्त जोशी जी। कौन, लक्ष्मीदत्त जोशी जी इसके लेखक है, ठीक है। बाकी जेठा प्रथा, वधूमूल्य प्रथा, नाग पूजा प्रथा, जटेला प्रथा, टेकुआ प्रथा, ग्राम देवता प्रथा, घर जमाई की प्रथा, ये किसमें प्रचलित थी, खसों की ही उसमें प्रचलित थी ये प्रथा है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं, ठीक है। बाकी एक प्रश्न इंपोर्टेंट ये बनता है दोस्तों कि कार्तिकेयपुर राजाओं के हमें कितने ताम्रपत्री लेख मिले हैं, तो कार्तिकेयपुर राजाओं के हमें 4 ताम्रपत्री लेख मिले हैं, ठीक है। उत्तराखंड में हमें कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ कहाँ से मिली है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। कुषाणकालीन मुद्राएं उत्तराखंड में हमें कहाँ कहाँ से मिली है, तो मुनि की रेती, मुनि की रेती टिहरी जो कि ऋषि के पास में ही स्थित, ऋषिकेश के पास में ही स्थित है, प्लस सुरवाणी से हमें कुषाणकालीन मुद्राएं देखने को मिली हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों इतना ही करते हैं। आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड की जो पुरा प्रजाति वाला टॉपिक था या उत्तराखंड के आदिनिवासी वाला टॉपिक था, इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में बात कर ली है। अगले आने वाली वीडियोज में हम फिर इसी प्रकार से टॉपिक्स को कंटिन्यू करते जाएंगे। बाकी दोस्तों मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो और जल्दी जल्दी हमारे सारे पार्ट्स हमारे कवरअप भी हो जाएं। फिर आगे जो हमारा चंद परमार गोरखा चलेगा, क्योंकि वो तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में ही पढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि डिटेल्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बाकी उसके लिए अगर आपको चंद पवार गोरखा अच्छे से पढ़ना है तो हमारी सीरीज देख लो यार, पोस्टमार्टम क्लासेस। मैं हमेशा कहता हूं पोस्टमार्टम क्लासेस में जैसे बाज बहादुर चंद का ऑप्शन का आंसर होगा तो बाज बहादुर चंद के बारे में मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। सोमचंद प्रश्न का आंसर होगा तो सोमचंद के बारे में मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। रुद्रचंद है तो रुद्रचंद, कनकपाल है तो कनकपाल, जयपाल है तो जयपाल। तो वहां से आप पूरा राजवंश एक ही
रिकॉल के रूप में कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ पर कम चीज़ों को कराऊँगा, बस आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस देखने हैं, वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ने हैं, अपना रिवीजन करना है, प्रश्न यहाँ से बन जाएँगे तो अच्छी बात है, वरना डिटेल्स वाली वीडियो दोस्तों आप लोग देखते रहें। और यहाँ से मतलब इतना तो पक्का है कि अगर अजय राउत की किताब से 10 प्रश्न आते हैं, तो 7 से 8 प्रश्न आपको इन वीडियो से देखने को मिल जाएँगे, जो मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में करा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।